जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, छात्रों एवं छात्राएं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो करेंगे ना, परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का। देखिए हमारा चैप्टर जो है, हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी करवा चुके हैं, 2 पार्ट हमारा पीछे हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित पहला जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना। उसके बाद आप लोग इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जितना भी इस चैप्टर का होगा प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन से करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात और जान लो, फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप लोग एक काम जरूर करना, इस चैनल को, जो हमारा चैनल है मिथुन स्टडी सेंटर है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो है, आप लोग एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलना। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी मतलब कि पुरुष लोग जो बनाते हैं ना, दाढ़ी बाल छटवाते हैं, तो वहाँ पर जो लगा हुआ रहता है आईना, जिसको कहते हैं, ठीक है, आईना, वह किस दर्पण का बना रहता है? तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का, ठीक है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है, जितना कमेंट कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? आप पहले तो ये जान लो, फोकसांतर जो है इसको F द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या जो है इसको क्या, किस द्वारा? तो याद रखना है R द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके बीच में संबंध क्या बनेगा? तो याद रखना है, इसके बीच में जो हमारा संबंध बनेगा वो बनेगा F बराबर, ठीक है, F बराबर R/2, ठीक है, F बराबर R/2 हमारा संबंध इसके बीच में बनेगा। यानी कि इसमें जो हमारा सही आंसर होगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, F बराबर R/2, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए, एक एक सवाल को ध्यान से आप लोग देखते चलना और जितना ज़्यादा हो सके याद ही कर लेना, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस F है, ठीक है, फोकस F द्वारा सूचित किया जाता है, बता दिया मैंने आपको, F है, तो वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका मान क्या आएगा? किसके बराबर? वही है, फोकस दूरी F दिया है, वक्रता त्रिज्या R दिया है, तो यह किसके बराबर होगा? सेम वही प्रोसेस है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ी दे दिया है, यानी कि स्मॉल लेटर दे दिया है, R इसमें छोटा F है। वहाँ पर फोकस पूछा था, फोकसांतर, यहाँ फोकस दूरी सेम होता है, तो आपको याद रखना है ए नंबर, F बराबर, ठीक है, F बराबर जो हमारा होगा R/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देख लेना। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो हमारा है 4 नंबर होगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन अवतल दर्पण में जो ये हमारा अवतल दर्पण है, देख लो हम अवतल दर्पण बना देते हैं, हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में परावर्तन यानी कि इधर से एक किरण आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, इसमें टकराया अवतल दर्पण में, उसके बाद वह बिंदु किससे होकर गुजरेगी, यानी कि यह जो देखा जा रही है किस बिंदु से होकर गुजरेगी, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पर हमारा फोकस रहता है, यानी कि यहाँ पर वस्तु रहता है, तो वह यह यहाँ से जाएगा तो इधर से फोकस ही करके यहाँ फोकस पर से टकरा कर लौटेगा, यानी F, ठीक है, F यहाँ पर मान लेना आप लोग, F मतलब फोकस। और यदि तिरछा भी आता है तो मान लो यहाँ से भी अगर किरण आया तो यह फोकस से ही होकर गुजरेगा, या इधर से गया तो यह भी फोकस से होकर गुजरेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है F, ठीक है, B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है 5 नंबर है, सवाल ध्यान से देखना आप लोग, किसी दर्पण से वस्तु का, ठीक है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, यानी कि कोई भी दर्पण है, हम चलो अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है, यह हमारा F होगा, ठीक है, यहाँ पर वस्तु हम रख दिए हैं, ठीक है, वस्तु रख दिए हैं, तो वस्तु रखने पर, ठीक है, सवाल जो, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं, रखने पर बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण, यानी कि मैंने बताया था ना, जिस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है वो आपको हमेशा याद रखना था, क्या? अवतल दर्पण में सीधा बनता है, ठीक है, तो अवतल आपको याद रखना है, अवतल नहीं होगा, ठीक है। सीधा दर्पण जो बनता है वो हमारा अवतल में नहीं बनता है, याद रखना है, समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब इस जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पे आप रहोगे उतनी दूरी पर ही वस्तु भी रहेगा, यानी प्रतिबिंब भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये हम पढ़ा दिए हैं, ये वीडियो आप लोग देख लेना सब्जेक्टिव वाला जाकर, ठीक है, लिंक हम इसी में डाल देंगे, लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो
मैंने आप लोगों को बताया था, यह जो है ना 2 नियम होते हैं, तो आपको 2 याद रखना है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना है। तो आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को भी लाइक करो आप लोग, ठीक है। लाइक करो, लाइक की मतलब बहुत कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोगों को एक डाउट रहता है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड करते हो, क्या करते हो, सीजी यानी इधर हो जाता है चंडीगढ़, ठीक है, और नेपाल हो गया, और भी बहुत सारा बोर्ड है, क्या क्या इधर है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, असम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी देखिए सभी बोर्ड में सवाल एक ही रहता है, लेकिन होता है क्या, वहाँ पर आपको पूछा जाता है, ये देखिए ये जो सवाल है ना, यह सब अभी यूपी बोर्ड में यदि एग्जाम होगा तो वहाँ पर 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में यही सब सवाल पूछता है, ठीक है। ऐसे सवाल देता है, और यही जो लिखा है ना, यही अपना यहाँ बिहार में होता है कि गोला दे देता है घसने के लिए, और वहाँ पर क्या होता है, गोला नहीं देता है, डायरेक्ट कहता है कि उत्तर यहाँ पे लिखिए, तो उत्तर लिखते हैं, उसको 2 नंबर मिलता है, और बिहार में 1 ही नंबर मिलता है, बस यही चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन सब एक ही रहता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, किसी भी बोर्ड से हो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सिलेबस भी एक ही तरह रहता है, चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब आप मान लो ना बिहार में चैप्टर 1 में यदि याद दिया है तो वहाँ दिया होगा शायद 2 में दे दे या 5 में दे दे, ठीक है। तो एक ही सवाल आता है, आप लोगों को इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश का वर्ण विच्छेदन। वर्ण का मतलब रंग होता है, इसका मतलब जो होता है आपको हमेशा याद रखना है, रंग होता है, तो रंग होता है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उपकरण से संभव क्या होता है, उपकरण से क्या संभव होगा, तो याद रखना है आप लोगों को, हमेशा प्रिज्म से संभव होता है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल 8 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 50 सेंटीमीटर दे दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है, फोकस दूरी इसकी जो होगी ना, वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में निकालना कैसे, ठीक है। ये सब सिद्ध करने वाला सवाल होता है, हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या 50 दिया है, यानी एफ हमारा दिया है कितना, तो 50, ठीक है, 50 दिया है, 50 लिख दिए। आप देखो इसका सूत्र क्या होता है, एफ बराबर जो सूत्र अभी पीछे 2 नंबर 3 नंबर सवाल में देखे हैं, एफ बराबर जो हमारा सूत्र बनता था, एफ बराबर r/, ठीक है, r/2, यानी कि हमसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो r/2 है ना, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर r के जगह मान दे दीजिए, ठीक है, r के जगह मान दीजिए कितना, तो 50 दे देंगे, 50 दिए, नीचे 2 है, 2, अब देखिए कट गया, 25 बार में कट गया, यानी कि 2 का में आया 50, 25 बार में, तो 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। और हाँ, आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ये हमारा आईडी है मिथुन रॉय 7, ठीक है, हैशटैग देख कर देना मिथुन रॉय 7, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हो, और कर लेना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लो, और हमको मैसेज भी कर देना, या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए आप सवाल जो है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी 1 मीटर फोकस दिया है, ठीक है ना, एफ बराबर जो दिया है 1 एफ दिया है, ठीक है, 1 एफ, तो इसकी क्षमता क्या होती है, तो इसकी क्षमता जो होती ना, आपको हमेशा याद रखना है 1D ही होगा, यानी कि 1 एफ दे तो 1D, ठीक है। और भी देखिए इस पर सवाल अभी डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यदि 2 एफ दे तो आपको इसमें पूछ दे इसकी क्षमता उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी, तो याद रखना है 2D, ठीक है, जितना है उतना ही रहना है, लेकिन डी आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए एक बताइए, तो 50 दे दिया है फोकस दूरी, 50 एफ दे दिया, तो इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छे, यानी कि जितना है उतना ही देना है, 50 से 50 डी लगा देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए। आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है हमारा 10 नंबर, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, यानी उत्तर लेंस में जो फोकस दूरी होती है ना, ये हमारा उत्तर लेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक वस्तु रहता है, यानी एफ, ठीक है, ये हमारा फोकस दूरी या बिंदु कहलाया, ठीक है। तो इस प्रकार का दर्पण होता है उत्तर लेंस में, ठीक है। तो ये एफ जो है ना, यह क्या हमेशा होगी, सीधा होगी, सब माइनस में होगा, या प्लस में होगा, या अनंत पे होगा, उत्तर लेंस में पूछा जा रहा है। तो उत्तर लेंस पे यह हमेशा जो है ना प्लस में ही होता है, ठीक है, प्लस में, यानी कि यह कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, तो आपको याद रखना है प्लस में होगा, ठीक है, उत्तर लेंस के लिए। और अवतर लेंस के लिए पूछिए तो माइनस में, ठीक है, वो भी सवाल आ जाएगा, ठीक है, वो भी यही में आएगा। चलिए अगला जो सवाल है 11 नंबर, प्रकाश का वेग का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रकाश का वेग जो होता है उसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है उसका न्यूनतम मान कांच होता है, ठीक है, कांच में ना प्रकाश का न्यूनतम मान होता है, ठीक है, कांच में, ठीक है ना, कांच में सबसे कम होता है, तो याद रखना है। चलिए अगला जो पॉइंट है थोड़ा छोटा कर देते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखना,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है जो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए कौन कौन जो किया जा सकता है वो पहले देखिए। यहाँ पर जो है ना हमको क्या क्या किया जा सकता है वो बता दे रहे हैं। देखिए पहला प्लास्टिक किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, जल किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी जो है ना मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। लेंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। ये भी हम इसलिए करवा दिए हैं ताकि आप लोग बोल ना रहे, ठीक है। तो आप लोगों को हम सब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें बताएंगे उत्तर लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये सभी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तो चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वो हमेशा याद रखना है उल्टा बनता है। काल्पनिक उल्टा नहीं सीधा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जो पीछे का क्लास किए होंगे उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं किए हैं वो भी कर लेना इस वीडियो को करने के बाद। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा होता है और प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु जो है ना वस्तु छोटा होता है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब छोटा पूछा जा रहा है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बने तो किस दर्पण में बनता है? तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, किसमें? तो उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 4D क्षमता दिया है ना, क्षमता अवतल लेंस हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको दिया है क्षमता, यानी क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है, तो हमको 4D दे दिया है, ठीक है। तो हमको फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है फोकस दूरी F बराबर होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं P बराबर जो हमको दिया है वो दिया है 4D यानी कि, ठीक है ना, क्षमता, ठीक है। 15 नंबर सवाल है, क्षमता दिया है तो कैसे निकालना है वो भी बता दे रहे हैं। सबसे इजी है, F बराबर लिख दो, ठीक है। F बराबर लिखना है, ठीक है। F बराबर लिखिए। F बराबर जो सूत्र होता है हमारा R/2 होता है, R/2 होता है, 2 होता है, ठीक है। R/2 होता है, कुछ नहीं है करना आप लोगों को। आप लोगों चलिए ऐसे नहीं शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इसमें हम लोग सवाल करेंगे थोड़ा लंबा चल जाएगा। सबसे ईजी तरीका जो है ना रखना जो है, देखिए 4 देना, जब 4 होता है 4 के बाद क्या होता है चरका का पहाड़ा याद रखना, 4 8 12, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 16, ये आपको 4 का पहाड़ा याद रखना है। 4D हमेशा ही देता है बोर्ड एग्जाम में, 4D ही आपको पूछेगा और पूछेगा इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो 4 है ना, 4 में आपको 5 से हमेशा गुना करना है, 4 5 5 से नहीं आपको 6 से गुना करना होगा, ठीक है। हम बता दे रहे हैं जैसे ऐसे करिएगा तो आपका आंसर आराम से निकलेगा। तो आपको 4 लिख देना है, उसमें 6 से गुना कर देना है, तो हमारा आंसर जो निकलेगा 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो एक सवाल इस पर और पूछते हैं। चलिए ये हमारा 4D था तो 4D हो गया। अब आप लोग 12D का मान बताइए, 12D का मान क्या होगा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी में? तो क्या होगा, तो सबसे इजी तरीका है 12 को आप लोग 6 से गुना कीजिए तो क्या निकलेगा 12 छक्का 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। एक एक सवाल को आप लोग ध्यान से देखो, वीडियो को छोड़कर जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए सवाल जो है उत्तल लेंस, ठीक है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतल दिया है 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो बहुत ईजी है, जैसे अभी निकाले हैं सेम वैसे ही यहाँ पे हमारा 50 यानी कि आप जो है ना हमको दे दिया है 50, ठीक है, 50 दे दिया है तो हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो F बराबर सूत्र लगाइए, R/2 होता है हमारा सूत्र, ठीक है। R/2 सूत्र हुआ तो आप लोग क्या कीजिए F बराबर मान बैठाइए, F बराबर 50, F बराबर, ठीक है ना, F बराबर दिया है हमको 50 दे दिया है F, ठीक है, F दे दिया है 50, तो R/2 हमको यहाँ पर R का मान निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखिए ये जो है ना ये गुना में इधर आएगा, ठीक है, इधर गुना में आएगा, तो यहाँ गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो 100 बट्टे हम यहाँ 100 बट्टे जो हमारा हुआ R/, ठीक है, ठीक है, देखो R/, हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्षमता हमसे पूछा जा रहा है यानी P हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा R/, ये जो निकल के आया R/100 निकल के आया है, ठीक है। और हमको क्षमता पूछा जा रहा है P बराबर, तो इसका हम पहले आंसर बता देते हैं। आंसर जो इसका होगा ना 2D होगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्षमता, देखिए जब भी फोकसांतल दे दे और आपको क्षमता पूछे तो आपको P का जो मान है ना P बराबर जो है निकालना है, तो R के जगह हमेशा आपको रख देना है कितना, तो 2। देखिए 2 मान होता ही वैसे है, नीचे में होता था लेकिन आपको ऊपर भी रख देना है, 2 हम मान रख देंगे इसके जगह। तो हमारा देखिए ये हम P बराबर दे दिए 2/100। तो अब काटेंगे, देखिए इस बार में कटा तो कितना हो गया 1/, हमारा जो हो गया
यहाँ पे 1/50 हो गया, ठीक है। 1/50 निकला, तो 1/50 निकला ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। 1/50 जो है इसका जब आप हम क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है। अब सेम टू सेम यहाँ क्या करना है, 25 लगा देना है। जब 1 निकलेगा तो उसके बाद 25 लगाना है। 25 दूनी 50 यानी 1/2 आया। तो इसको हम लोग जो गुना करेंगे तो आएगा 0.2, पॉइंट उड़ा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आ जाएगा, तो 2D आपको प्लस में याद रखना है। शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं, वैसे तो लंबा चल गया, ठीक है। शॉर्ट में बताते हैं क्या करना है। हमको 2D आंसर आया ना, तो कुछ नहीं करना है, 50 लेना है, ठीक है। 50 ले लेना है और इसमें 25 से भाग दे देना है, तो कट गया, तो 2 माना गया। उसके बाद देखो एक और इसी पे सवाल पूछते हैं, हमको स्वाद दे दिया है फोक सेंटर, आप क्षमता निकालिए P, तो क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो ठीक है ना, 2 से ना भाग नहीं देना है, 2 बढ़ाना है। जब यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ था 50 तो हम 2 दिए थे, लेकिन 50 से 100 हो गया तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो 4 दे देना है। 4 से काटिए तो निकल के जो आएगा हमारा क्या निकलेगा, तो 4 निकल के आएगा। तो ये सब आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए सवाल। अगला नंबर जो है 17 नंबर, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में आपको याद होगा, ठीक है। 17 का आपको B नंबर याद रखना है। चलिए बहुत सारा सवाल है, एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिए। अगला जो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? तो आप लोगों को जैसे बताया है वैसे निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे निकाल के जब आप मान लिखिएगा तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमारा B करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो हमेशा कितने होते हैं, तो 2 के बराबर होता है। 2 होता है, आपको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है ना, वह कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में तो काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में पूछा जा रहा है तो काल्पनिक यानी कि थोड़ा उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। काल्पनिक का मतलब आभासी भी होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह कितना नंबर होगा, तो 21 नंबर होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस तरफ मुड़ती है? देखिए ये हमारा एक कांच है, हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कांच है, ठीक है। अब यहाँ से जब भी घूरेगा तो पहले हमें आंसर बता दे रहे हैं तब समझाएंगे। आंसर जो होगा अविलंब के निकट जाएगी। कैसे होगा, तो इधर से यह सूर्य है, सूर्य का किरण यहाँ से जा रहा है, ठीक है। समझना आप लोग, सूर्य का किरण जो है इधर से गुजर रहा है, इस प्रकार से गुजर रहा है। तो यह जो है ना यहाँ पर टकराया कांच में, लेकिन अब कांच जो है ना थोड़ा हार्ड होता है, तो कांच में टकराने के बाद यह मुड़ जाता है। तो यह अविलंब इधर होता है, ठीक है। इधर मुड़े या इधर मुड़ जाए, अविलंब इसी तरफ होता है। थोड़ा भी मुड़े तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब के निकट चल जाती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह होगा कितना नंबर, तो ध्यान से आप लोग देखना। हमारा जो सवाल अगला है वह है 22 नंबर। देखिए किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, कोई दर्पण है उससे आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, ले लो यह दर्पण है हमारा, ठीक है। यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः किस दर्पण में, यानी कि आप कहीं भी खड़ा हो जाओ, यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, तो लेकिन आपका प्रतिबिंब जो है ना सीधा दिखाई देगा। तो किस दर्पण में यह दिखाई देता है, तो ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। यह समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, समतल में भी और उत्तल दर्पण दोनों में हो सकता है संभावना के अनुसार। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यह सभी फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। VVI सवाल है, इसको आप लोग एकदम रट्टी रहना, ठीक है। और फोटोग्राफिक कैमरा में अभिदृश्य कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फोटोग्राफी के लिए यानी फोटोग्राफी जब खींचा जाता है तो किस दर्पण में खींचा जाता है वह पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद रखना है अब उत्तल दर्पण में, यानी कि A नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक की मात्रा बहुत कम है, और आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, ठीक है, शेयर कीजिए। तब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बहुत क्वेश्चन हम लोग कर ही देंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। आप लोग कर देना लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में वीडियो को, ठीक है। शेयर करते ही जाओ। देखो इस प्रकार का निशान एक बना होगा, ठीक है। इस प्रकार का निशान बना हुआ है, आप लोग उस पर टैप करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए तो सवाल देखिए। साइन मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या किया जाता है? मैंने कल ही बताया था, ट्रक हो या कोई भी ट्रक हो, ठीक है, या 2 चक्का बड़ा वाहन हो, तो इस प्रकार का साइन मीटर बना रहता है। तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। सवाल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, F बराबर हमको दे दिया है 10, ठीक है। ये पीछे भी बताएं, और हमको वक्रता त्रिज्या यानी R निकालना है, तो R निकालना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं F दे दिया है हमारा कितना, तो 10 दे दिया है, ठीक है।
हमको आर निकालना है तो एफ बराबर सूत्र लगाइए, एफ बराबर जो होगा आर बटे 2 होगा, ठीक है। आर बटे 2 होगा तो एफ का मान हमारा दिया है 10, ठीक है। 10 दिया है तो आर बटे 2। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। अब तिरछा गुना कर सकते हो, चाहो तो इधर से इधर गुना कर सकते हो, इधर से इधर, या पलट दो, सबसे अच्छा है पलटना, ठीक है। तो पलट भी सकते हो या डायरेक्ट गुना करो तो गुना करो, इससे करेंगे तो 1 गुना आर तो आर, और इसको इससे करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 हमारा आर बराबर जो होगा 20 निकल के आ जाना चाहिए। तो 20 आ गया है तो आपको याद रखना है 20, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेना। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अरे आंसर यही ना होगा, 20 ही ना होगा। कितना नंबर है? 25 नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 20 होगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो होगा हमारा 26 नंबर। किसी माध्य के, ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान क्या होता है, यानी अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है। तो 1 दे दिया है तो इसका मान क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को sin i बटे sin r जो है ना इस प्रकार से होता है sin i, ठीक है। sin i बटे sin r जो होता है ना यह क्या होता है, तो यह अपवर्तनांक के 1 मान के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला जो है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है, तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो कौन बनेगा ना इस प्रकार से एक बना था, मैंने आप लोगों को बताया था। यह समतल दर्पण लेते हैं, इधर से हम आपतित किरण करते हैं और इधर से परावर्तित हो जाता है। तो इस बीच में हम लोग एक ले लिए थे चित्र संभवतः अनुसार मान के, ठीक है। तो ले लिए थे, तो इसी के बीच कौन बनता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक आई बना था, ठीक है, आई, और यहाँ पर एक आर बना था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, या कौन सा कौन बनेगा, तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो परावर्तन कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ से परावर्तित किए थे और इधर से आपतित हो गया था, तो परावर्तन कौन बनेगा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला जो है हमारा अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। आवर्धन को आप लोगों को याद रखना है, बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन का मान क्या होगा, तो ये जो होगा ना वस्तु बटे प्रतिबिंब होता है। वस्तु बटे प्रतिबिंब, यू को वस्तु द्वारा सूचित किया जाता है, बी को प्रतिबिंब द्वारा। तो याद रखना है आप लोगों को बी नंबर नहीं सी नंबर होगा, ठीक है। सी नंबर जो हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। नहीं प्लस में नहीं होगा, अरे गलत हम बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो आवर्धन को बी द्वारा सूचित किया जाता है, ये पता है। वस्तु को क्या किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो यू द्वारा सूचित किया जाता है, ये रखना है। उसके बाद देखो ये जो होगा ना वस्तु बटे, ठीक है, प्रतिबिंब बटे होता है वस्तु, तो याद रखना है आपको डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे हमसे गलत होता है तो आप लोग बता देना, ठीक है। अगर गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। हम अभी नहीं देख पाएंगे तो बाद में देख के रिप्लाई जरूर आप लोगों को देंगे, अभी यदि नहीं दे पाते हैं तो, ठीक है। आप लोग गुस्सा मत होना, आप लोग गुस्सा जाते हो कि नाम नहीं ले, तो अरे नाम कैसे ले, एक ही मोबाइल से हम देखो अभी पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों का कमेंट अभी हम खोलेंगे तो कैसे होगा, वीडियो यहाँ जो है ना यहाँ पर शो होने लगेगा, आप लोगों का कमेंट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो हम बाद में रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी आप लोग पढ़ेंगे 8 क्लास में, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का किया जाता है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखेंगे। 30 जो है हमारा ये सवाल काफी महत्वपूर्ण बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह अवतल दर्पण में हमेशा बनता है। तो याद रखना है आप लोगों को अवतल नहीं उत्तल दर्पण में। अवतल में तो काल्पनिक नहीं सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक यानी कि उल्टा बनता है और अवतल दर्पण में सीधा बनता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। आप लोग जरूर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक की मात्रा बहुत कम है, लाइक करते जाइए आप लोग। चलिए अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस जो है ना वह कैसा होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है ना किनारे का भाग क्या होता है, तो किनारे का भाग जो इसका होता है वह वस्तु की अपेक्षा मोटा होता है। किनारे की भाग जो है ना वस्तु की अपेक्षा मोटा होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है, तो यह मोटा होता है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा कितना नंबर होगा, तो ध्यान से आप लोग देखना। अगला जो है हमारा 32 नंबर सवाल है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। मतलब है कोई दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब आए और समान आए, ठीक है। तो इसलिए हम बस प्रतिबिंब को, ठीक है ना, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान आकार का प्रतिबिंब बने वास्तविक और समान, तो हम बिंब के सामने किस लेंस, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हम बिंब के सामने किस जगह पर रखेंगे वस्तु को, तो ऐसा बने वास्तविक और समान। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस तो हम लोग रखेंगे कहाँ, तो याद रखना आप लोगों को, हम रखेंगे जो फोकस के दोगुनी दूरी पर, यानी कि एक फोकस यहाँ
बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे, 1 गुना बढ़ा देंगे तो यहाँ रखेंगे तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और समान प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से हमारा सेम बनेगा, सेम टू सेम, जितनी दूरी पर रहेगी उतनी दूरी पर वस्तु भी रहेगी, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर रहेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट नहीं, हमारा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव। किसी बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा बिंब बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ स्थित होनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण में जो रखा जाता है ना, अगर आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर से यदि आपको बस आभासी यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और साथ में वस्तु जो है ना बिंब के सामने खड़ा रहे तो वह उसको हम कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में? तो अवतल दर्पण ये है हमारा। ठीक है, अवतल दर्पण ये हमारा हो गया, तो हम लोग रखेंगे जो इसको रखेंगे हमेशा दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव जो होता है यहाँ पे होता है हमारा P होता है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव के बीच और मुख्य फोकस, यहाँ तो हमारा फोकस होबे करता है लेकिन यहाँ होता है मुख्य फोकस, यानी यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो यह सीधा कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इधर आएगा बड़ा प्रतिबिंब, इस प्रकार से बनेगा और सीधा भी बनेगा। ठीक है, और साथ में बिंब से बड़ा पाया जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आपको याद रखना है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए अगला सवाल को देखिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग समझते ही जाइए तभी ठीक रहेगा। अब देखिए, किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया दर्पण, एक गोलिया दर्पण है और उसमें एक पतला गोलिया लेंस ले लिया है, तो फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या बनेगा? देखिए याद रखना है, कोई गोलिया दर्पण हो उसमें यदि आप लोग पतला दर्पण एक ले लेते हो, पतला लेंस ले लेते हो, तो माइनस में सब यदि दे दे कोई अंक, माइनस में कोई भी अंक दे दे, यहाँ पर -15 दिया है तो माइनस आप चाहो तो 25 भी ले सकते हो। ठीक है, 20 भी ले सकते हो या चाहो तो 30 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो माइनस में जब भी रहे ना तो आपको हमेशा ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा ये रखना है दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल में माइनस में जब भी रहे तो अवतल में, और प्लस में जब भी रहे तो माइनस, क्या होता है प्लस में जब भी रहे तो उत्तल में। मैंने अभी कुछ इस क्वेश्चन के पहले समझाया था इस बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब ये बताइए तो आप लोग परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन के नियम से हम पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे sin I बटे sin R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण के नियम के अनुसार क्या निर्धारित होगा? तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है, या जो है ना आपतन कोण जो है ना परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण को I मान लेते हैं। ठीक है, और परावर्तन कोण को R मानते हैं, यानी I बराबर R होगा, I बराबर R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। अब अगला देखिए, अगला सवाल है, अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो है ना लेंस होता है तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में भी 2 मुख्य फोकस की संख्या होती है, 36 का आपको याद रखना है, 2। ठीक है, 2 प्रकार का। अब ये बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, जैसे दर्पण 2 प्रकार का होता था, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, वैसे यहाँ होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। आप लोगों को याद रखना है, ये सभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यदि आप लोग डेली क्लास करते हो और इस वीडियो में आप लोग 50+ लाइक करवा देते हो, बस प्लस 50 लाइक यदि आप लोग करवा देते हो इस वीडियो में, तो मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पहला चैप्टर जो है ना उसका कंप्लीट करवा देंगे, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा। ऑब्जेक्टिव तो आज ही खत्म हो गया इसी वीडियो में, लेकिन सब्जेक्टिव भी करवा देंगे जो बचा हुआ है। तो ठीक है ना, करवा देना आप लोग। 50 बहुत कम है, आप लोग करवा सकते हो शेयर करके वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सवाल जो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको हमेशा याद रखना है। नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला जो है हमारा है 38 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण में होता है? तो ये उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको हमेशा याद रखना है, उत्तल में नहीं होगा भाई, अवतल में होगा सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण में किया जाता है। ठीक है, तो यार सर्च लाइट का मतलब क्या है? एक खंबा लिए थे ना इस प्रकार से, ठीक है, खंबा लिए थे तो इसमें एक लग जाता है इस प्रकार से बल्ब। ठीक है, बल्ब लग जाता है, रात में रोशनी होता है, तो इसी में क्या जाता है सर्च लाइट हुआ, तो इसी में क्या जाता है क्या, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो हमारा 39 नंबर होगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी? यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी f है, ठीक है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है, तो वह किसके बराबर होगा? यानी कि आपको याद रखना है फोकस दूरी जो है ना वह
आधा होता है, फोकस दूरी का आधा होता है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर है, तो यहाँ पर आधी हो जाएगी आर, यानी कितनी होगी, तो आधी बी नंबर याद रखना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखना है आप लोगों को 39 का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नहीं सवाल है, हमको पॉइंट याद आ जा रहा है क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग कर रहे थे ना सवाल, ठीक है, तो चैप्टर बाय चैप्टर तो पॉइंट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए सवाल देखिए, जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने से पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे, तो विक्षेपण कहते हैं, परिभाषा ही बन जाता है, ठीक है। याद रखिए प्रकाश का विक्षेपण पूछे क्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रकाश का विक्षेपण नहीं, प्रकाश का अपवर्तन पूछे किसे कहते हैं, तो याद रखना है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी और पूर्व पथ से वह विचलित होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा 41 नंबर होगा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या कहलाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी जाएगी कोई प्रकाश की किरण तो वह हमेशा कहलाएगी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार का लेंस होता है भी बताए थे, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लेना। चलिए ये सवाल देखिए, आंसर बताइए आप लोग, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पलटी है तो वह क्या कहलाती है, यानी एक हमारा यह समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश का किरण आया, लंबवत पड़ा और लंबवत ही लौट गया, यानी लंबवत आया और लंबवत इसी प्रकार से इसी दिशा में लौट गया, तो वह क्या कहलाती है, तो यह हमेशा कहलाएगी क्या, तो याद रखना है आप लोगों को, यह बिना मुड़े सीधी निकलती, यानी आया सीधा सीधा निकल गया, तो ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल को देखिए, अगला जो हमारा है 43 नंबर, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, तो इसका जो कम पड़ने का मालूम होता है, यानी बाल्टीन है, ठीक है, तो इसमें पानी आधा है लेकिन हमको दिखाई क्या देता है, आधा से भी कम है, ठीक है ना। 1 लीटर है तो हमको लगता है आधा लीटर ही इसमें पानी है, तो किस कारण वह दिखाई देता है, तो यह हमेशा याद रखना है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही यह हमें कम दिखाई देता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा 44 नंबर होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपवर्तन क्या होता है, तब अपवर्तन क्या होगा, तो आपको 44 का याद रखना है, प्रकाश की चार्ज में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चार्ज में जब भी परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल को देखिए, कुछ ही सवाल बच्चा है तो आप लोग इस सवाल को देख कर ही जाना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग उसका भी रिप्लाई आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध जो होता है ना आपको हमेशा याद रखना है, क्या होगा, दोनों कोण बराबर होता है। इस प्रकार से समतल है, ठीक है, इधर से आपतित किरण हुआ, इधर से परावर्तित हो गया, ठीक है, इधर से आपतित हुआ, इधर से परावर्तित हो गया, तो दोनों कोण क्या होगा, दोनों सेम टू सेम होगा, सेम साइज का बनेगा दोनों, ठीक है, दोनों सेम साइज का बनेगा तो दोनों कोण बराबर होते हैं, तो 45 का 80 क्या होगा, 45 का 80 नंबर याद रखना है आप लोगों को, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा है, अगला होगा क्या, नहीं इसमें गलत हो गया, ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, आप लोगों को बता रहे हैं। चल देखो यह समतल है, यदि यहाँ से हम लोग इस बिंदु से यदि हम किसी किरण को आपतित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये परावर्तित होकर कहाँ जा रहा है कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी मुड़ सकता है, तो निश्चित नहीं है, तो कोई क्या होगा, अपवर्तन कोण जो है ना, ये हमारा है आप परावर्तित किरण, ठीक है, ये अपवर्तित हो गया, तो अपवर्तन कोण जो होगा ना हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को, अनंत तक जा सकती है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला जो है काफी महत्वपूर्ण है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म से, ठीक है, हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर निकलती है, तो वह मुड़ जाती है किसमें, तो किसमें मुड़ेगी, तो आपको याद रखना है, यह जो मूर्ति है ना हमेशा याद रखना है किसमें, तो प्रिज्म के आधार की ओर। ये देखिए हमारा प्रिज्म इस प्रकार से होता है, ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश का किरण आया तो यह क्या होगा, इसमें टकराया और इधर मुड़ गया, एक और प्रकाश का किरण आया, इधर टकराया, इधर मुड़ गया, एक और प्रकाश का किरण आया, इधर टकराया, इधर मुड़ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, तो याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए हम यहीं तक क्वेश्चन किए करेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए आप लोग ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग फॉलो कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताना। देखिए आंसर के साथ हम लोग इसका पीडीएफ बना चुके हैं, ठीक है ना। आंसर के साथ आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बोलना, हम आप लोगों को पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ग्रुप बाड़े को देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, कुछ दिन बाद देंगे, लेकिन दे देंगे पक्का, फ्री में दे देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में बताना, मेरे चैनल के बारे में बताना, बस यही आप लोगों का काम है। तो चलिए अब यहीं पर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को बाय बाय, मिलेंगे।